हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन द स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 मार्च के शिफ्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी के पेपर के बारे में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही है। तो अगर मैं बात करूँ 13 मार्च की, तो जो हमारा 13 मार्च था उसकी अपेक्षा 14 मार्च के पेपर में डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ठीक है दोस्तों, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बात करते हैं क्या क्या बढ़ गया है डिफ़िकल्टी लेवल में। तो अगर मैं सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैथ के क्वेश्चन के 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे और एस्पिरेंट्स को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीज़न ये था कि पहले जो 13 शिफ्ट में क्वेश्चन वो बहुत ही कैलकुलेटिव नहीं थे, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव आते थे, लेकिन 8 से 10 ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। 8 से 10 नंबर का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी 6 से 7 क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट आए हुए थे। ठीक है, सीरीज़ के ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। और अगर मैं बात करता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल अगर बोला जाए कि इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू इजी था, तो ये आप नहीं कह सकते। जो 13 का पेपर था वो इजी आया हुआ था, बट ये जो 14 का पेपर है, ठीक है, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हो आप दोस्तों। तो पेपर की मैं बात करता हूँ तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में आया हुआ। अगर मैं अटेम्प्ट की बात करता हूँ कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो 70 से ऊपर बहुत ही कम लोगों का गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए हुए थे इस वजह से। और अगर जीएस की मैं बात करता हूँ, जीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो जीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे। और करंट अफेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन थे। 6 से 7 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कौन कौन से ईयर, तो 3 साल का पूछा गया था। यहाँ पर 18 से भी क्वेश्चन आया हुआ था, 19 से भी आया हुआ था, 20 से भी आया हुआ था, 1-2 क्वेश्चन 21 से भी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही फुल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं डिटेल में जीएस के बारे में। तो सबसे पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें। ओके दोस्तों, ये चैनल का नेम है। आप ये नंबर डाल करके भी चैनल को आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। तो आइए बात करते हैं ठीक है, फेज 5 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलवाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार जी ने चलवाया हुआ था। सेकंड की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। ये जो है खान अब्दुल गफ्फार, ये क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में ही चलाया गया था, खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। ठीक है, ये जो कुर्ती आंदोलन है खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। सॉरी। दादर नागर हवेली की बात करते हैं तो दादर व नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है, तो दमन गंगा बहती है। देखो ऑप्शन में दमन गंगा नहीं था, वाघ नदी था, तो वाघ नदी को आप टिक कर लोगे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, 21 जून को मनाया जाता है। और इसके प्रस्ताव की अगर मैं बात करता हूँ तो नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर यूएनजीए द्वारा वर्ष 2014 में घोषित किया गया था। और 2020 में इसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है दोस्तों, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये थीम भी पूछ सकता है। 2020 की थीम क्या थी, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, यूएनजीए द्वारा 2014 में घोषित किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए किन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जो प्रेजेंटेशन होता है, जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य होता है, बच्चों को जिससे पढ़ाते हैं, वो प्रेजेंटेशन किस पे होता है, तो MS पावर पॉइंट पे होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। पद्म भूषण, देखो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप पुरस्कार सारे पढ़ करके जाओगे। कभी पद्म विभूषण से पूछ दिया जा रहा है, कभी पद्म भूषण से पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पिछले भी जो 13 डेट का पेपर था उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है। तो हम देख लेते हैं 2021 में पद्म भूषण किसे किसे मिला हुआ है।
ओके दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में किससे सम्मानित किया गया है, किसे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे जिनमें लोगों के नाम दे रखे हुए थे, जिसमें एक नाम था SP बालासुब्रमण्यम। ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है 2021 में। वो पूछा था कि किसको नहीं मिला हुआ है, तो 4 ऑप्शन इनमें से थे जो कि मिला हुआ है और एक ऑप्शन दिया हुआ था नहीं मिला हुआ है। तो SP बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला है 2021 में। ठीक है, हम बात करते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार किसे किसे मिला है। तो यह मुख्यतः 10 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और पद्म विभूषण की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 7 लोगों को दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। ओके तो सबसे पहले पद्म भूषण यहाँ पर देखते हैं MS कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्रा को मिला गया है। ये केरल की गायक हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, फिर बात करते हैं तरुण गंगोई को मिला हुआ, ये पूर्व CM रहे हैं असम के। चंद्रशेखर कंबारा को मिला हुआ, ये साहित्य कवि रहे कर्नाटक के। सुमित्रा महाजन ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। और श्री निपेंद्र मिश्रा को मिला हुआ, ये पूर्व सचिव भारत सरकार के रहे हुए हैं। रामविलास पासवान को भी मिला हुआ है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं ये। केशुभाई पटेल को भी मिला हुआ, ये पूर्व गुजरात के CM रह चुके हैं। ओके फिर हम बात करते हैं कि श्री कल्बे सदिक को मिला है अध्यात्म के रूप में। ठीक है, श्री ये तरलोचन सिंह को मिला है, हरियाणा के थे ये। ओके एवरीवन, फिर श्री रजनीकांत देवीदास सर्राफ होगा यहाँ पर। ठीक, सर्राफ ए ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये महाराष्ट्र की है, इनको मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या दोस्तों कितनी होनी चाहिए। अधिकतम सीटों की संख्या 500 होनी चाहिए और न्यूनतम सीटों की संख्या 7 होनी चाहिए। आज के पेपर में अधिकतम पूछा हुआ था, हो सकता हो किसी और शिफ्ट में आपका न्यूनतम भी पूछ ले। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, 60 होती है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जब इसकी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। बाद में 1937 में इसका मुख्यालय बदल करके मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो पहले कोलकाता में मुख्यालय था। ओके, पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले कोलकाता में मुख्यालय था। कब? 1935 में। लेकिन अगर 1937 की मैं बात करता हूँ तो मुंबई में हो गया। अभी फिलहाल इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो बातों को याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग तभी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट का विरोध जब कर रहे थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था। जो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था उनको कौन से शहर, इनको निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया हुआ था। ठीक है, और लखनऊ में दिया हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ऑप्शन दे रखे हुए थे दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद। ओके आगे बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है तो 343 वन के अंतर्गत। ठीक है, 343। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछता है, तो हिंदी आपको पता भी होना चाहिए। आधिकारिक भाषा 2021 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से 32 बच्चों को सम्मानित किया गया था। अगर वही बात मैं करूँ 2020 में, देखो अभी 2021 का पूछा है करंट का, तो 32 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगर 2020 का पूछेगा तो 49 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगर 2019 को पूछेगा तो 26 लोगों को सम्मानित किया गया था। दोस्तों एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
देखिए इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर भी। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। देखिए ये बाल शांति पुरस्कार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 में सादत रहमान, ठीक है, सादत रहमान, ये जो कि बांग्लादेश के थे, उनको दिया गया है, ठीक। और 2019 में डिबिना मालोम और ग्रेटा थनबर्ग को मिला हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, देखिए बाल शांति पुरस्कार क्वेश्चन पूछा नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लगा दिया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक्चुअल में था बाल पुरस्कार, ठीक, बाल पुरस्कार से क्वेश्चन था, लेकिन आपको बाल शांति पुरस्कार के बारे में भी पता होना चाहिए। हमने ये बाल शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दिया, ओके। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे भारत में परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है। तो भारत में कुल अगर मैं बात करूँ तो 5 परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं। एक एक को डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो मुंबई में है दोस्तों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कलपक्कम में है। सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये इंदौर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर ये कोलकाता में है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ठीक है, ये आपका हैदराबाद में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यूनेस्को ने किस रेलवे स्टेशन को अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे शामिल किया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका पूर्ण नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस था, अब लेकिन इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। इसको यूनेस्को ने हेरिटेज में शामिल कर लिया हुआ है। और यही जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ये सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तुगलक ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो गिरीश कर्नाड हैं, वो कन्नड़ हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1998 में मिला हुआ था। बादल सरकार एक इनकी रचना है, वो ड्रामा है, बंगाली ड्रामा है। और इनको पद्मश्री 1974 में मिला। पद्म भूषण इनको मिला हुआ है 1992 में। तो चीज़ों को याद रखिएगा, अगर इससे क्वेश्चन आ सकता है तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था अमोनिया NH3 का परमाणु द्रव्यमान, एक्चुअली पूछा हुआ था इसमें कि रेशियो क्या है, परमाणु भार का रेशियो क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है उसका रेशियो क्या है। तो बात करते हैं, देखिए ये 7N14 होता है और ये 1H1 होता है। तो यहाँ पर 3 दे रखा हुआ है, 3 पर ये हैं, तो आपका ये 14 हो गया और ये 1 हो गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14:3 रेशियो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अगर रेशियो पूछेगा तो 14:3 हो जाएगा। अगर परमाणु द्रव्यमान पूछे तो आप 17 को टिक कर दोगे, ओके। जैसा क्वेश्चन लोगों ने भेजा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आगे हम बात करते हैं महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद वेद व्यास ने किया, मतलब अंग्रेजी अनुवाद किसने किया हुआ था, ठीक है। जो ओरिजिनल रचना है वो महर्षि वेद व्यास ने की है संस्कृत भाषा में महाभारत की, ठीक है। महाभारत की वेद व्यास ने की है संस्कृत में। और अगर इसी को अंग्रेजी वर्जन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो केसरी मोहन गांगुली जी ने की है। और यही पूछा हुआ था केसरी मोहन गांगुली जी को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनमें से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हुए थे, जिनमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं, वो राज्यसभा के ही अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ये 2 बार प्रधानमंत्री ज़्यादा कार्यकाल रहे हैं, 2 बार।
फिर आंदोलन को क्रम में लगाओ, ये ढेर सारा आंदोलन दे रखा हुआ था, इसको पूछा हुआ था क्रम में लगाओ ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ था, असहयोग आंदोलन। देखिए दोस्तों, आंदोलन से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो बेनिफिट यही होगा आपको कि जितने भी आंदोलन दे रखे हैं ना, उनको एक बारी आप ईयर वाइज लर्न कर लो कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा आंदोलन हुआ था। या फिर इसकी मैं एक ट्रिक लेते आऊँगा, ठीक है, 1-2 दिन में सारे आंदोलन की एक ट्रिक लेते आऊँगा। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको सारे आंदोलन, ईयर तो नहीं बताऊंगे, लेकिन हाँ सारे आंदोलन का क्रम वाइज आपको एग्जैक्टली पता होगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो अगर मैं भारत के राज्य की बात करता हूँ, इसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे की मैं बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर रोड नेटवर्क की मैं बात करता हूँ, रोड नेटवर्क, तो हमारा उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। रेल नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तब पर भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। अगर स्टेट हाईवे की मैं बात करता हूँ तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आया था, अटल सुरंग से होकर गुजरने वाली लेह मनाली हाईवे का निर्माण किसने किया है या कौन करवा रहा है। तो BRO, बॉर्डर रोड संगठन। ठीक है, जो लेह और मनाली का मार्ग है वहाँ पर हाईवे का निर्माण बॉर्डर रोड संगठन कर रहा है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और अगर इसके डायरेक्टर जनरल की हम बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। ठीक है, अटल सुरंग सबसे लंबा सुरंग है 9.02 किलोमीटर का। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, हो सकता हो अगले पेपर में स्थापना पूछ दे या जनरल पूछ दे। आगे बात करते हैं, रॉबर्ट हुक द्वारा किसमें कोशिका की खोज की गई थी। जो रॉबर्ट हुक थे सबसे पहले उन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन किसमें करी थी। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हुए थे, तो उसमें एक ऑप्शन आपका कार्क भी था, तो यही कार्क सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते। जो कोशिका की खोज उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत करी थी, मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, कब करी थी, 1965 ईस्वी में करी थी। अगर कोशिका का अध्ययन में बात करता हूँ तो कोशिका का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये साइटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। प्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोन लीवेनहॉक ने किया हुआ था। ठीक है, कब किया हुआ था, 1674 में। ओके एवरीवन, आई थिंक ये चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। हाँ, एक चीज़ और, जनगणना से अब की क्वेश्चन आ रहा है, और इस शिफ्ट में जनगणना से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं तीनों की। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1881 ईस्वी को हुई थी, और लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। अब अगर मैं बात करता हूँ कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872। देखिए, नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। अगर पहली जनगणना की मैं बात करता हूँ तो 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगर भारत में जनसंख्या घनत्व की मैं बात करता हूँ तो 382 वर्ग मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भारत कब बना था, तो भारत 2005 में इसका मेंबर बना था। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता है वो किस पर बेस्ड था, तो वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था। यूएनओ की महासभा किस मंथ से शुरू होती है। देखिए, UNO ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और UN, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो UNO की महासभा किस मंथ से शुरू होती है, तो सितंबर के 3rd मंथ से शुरू होती है। ठीक है, सितंबर के 3rd वीक से, 3rd मंथ से नहीं, 3rd वीक से। लेह लद्दाख में सड़क निर्माण का जिम्मा, ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है, तो BRO। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, मैंने बताया 14:3। आगे बात करते हैं, IGCAR का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि यही क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन नहीं था। अगर ये क्वेश्चन था तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं।
देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, सब मिला करके 28 ही क्वेश्चन मिले। पेपर की डिफ़िकल्टी होने के कारण बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं रहा, इस वजह से 28 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। आगे हम बात करते हैं एक बार की मैथ्स में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, CISI का हार्ड थोड़ा क्वेश्चन आया हुआ था और वो 2 क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, LCM SCF 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, DI से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से जो स्टैटिक्स था उससे 1 क्वेश्चन आया था। इससे बार बार क्वेश्चन देखने को मिला, पहले बीच में इस टॉपिक को खत्म कर दिया गया था। आगे बात करते हैं रीजनिंग की दोस्तों। रीजनिंग कथन निष्कर्ष एवं पूर्व धारणा से आपका 2 क्वेश्चन आया था, सिलॉग से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 क्वेश्चन थे और ये काफ़ी डिफिकल्ट थे, बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन बन नहीं रहा था। कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करता हूँ तो 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और ये भी क्वेश्चन बन नहीं रहा था, ये काफ़ी डिफिकल्ट था। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की अगर बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एनालॉगी ऑड वन आउट की मैं बात करता हूँ तो 1 क्वेश्चन और फिगर काउंटिंग से आपके 1 क्वेश्चन आए थे। तो आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इससे आपका नुकसान नहीं बशर्ते हमारा फ़ायदा बहुत ही होगा, तो प्लीज़ साथ दीजिए। ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।